अजीज साथियों नमस्कार। आज हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में समझेंगे संघात्मक क्या होता है और परिसंघ क्या होते हैं और फिर एकात्मक क्या होते हैं, इस सब के बारे में समझेंगे। इसके बाद हम लोग अनुच्छेद 1 से सारगर्भिक तरीका से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले संघात्मक आखिर क्या होता है, आखिर भारत को सबसे पहले अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया। हमने आपको बताया है कि अनुच्छेद किसे कहते हैं, फैलाना ढकाना सब बता दिए हैं, वो सब देख लीजिएगा पिछवा वीडियो में। तो संघात्मक क्या होता है और एकात्मक क्या होता है और परिसंघ क्या होता है, आइए इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आखिर भारत की शासन व्यवस्था कैसे है, यानी कि भारत का जो शासन का रूप है वो कैसा है, संघात्मक है, एकात्मक है या फलाना ढकाना कैसा है, फोकाना, हम समझते हैं। तो सबसे पहले आता है संघात्मक। देखिए इंग्लिश इसका समझिएगा, संघात्मक को इंग्लिश में फेडरल बोलते हैं। देखिए इसको इंग्लिश में ही याद रखिएगा, नहीं तो बड़ी कंफ्यूज कीजिएगा। अब इसमें भी बड़ा मतलब विभेद है। विभेद मतलब बड़ा मतलब किसी कोई बोल देता है संघात्मक को यूनियन बोल देता है, कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी बोल देता है। विद्वानों में विभेद है अभी भी, लेकिन हम जो है आपको समझाने की कोशिश करते हैं, जो मतलब जो एग्जाम में जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा गया उसी के आधार पर हम आपको समझा पा रहे हैं। तो संघात्मक इंग्लिश याद रखिएगा, फेडरल, FEDERAL, फेडरल मतलब संघात्मक होता है। आखिर संघात्मक किसे कहते हैं, तो आपको यह पहले पता होनी चाहिए कि एक संघ होता है, केंद्र होता है और एक राज्य होता है। केंद्र मतलब जैसे भारत क्या होगा, पूरा केंद्र हो गया, और राज्य मतलब क्या, बिहार, यूपी, ये सब क्या हो गया, राज हो गया। ये सब क्या हो गया, राज हो गया। तो अगर शासन का वह रूप जिसमें केंद्र और राज्य की शक्तियां बराबर हो, केंद्र और राज्य की शक्तियां बराबर हो, उसे संघात्मक कहते हैं। मतलब केंद्र की भी उतनी शक्ति हो और राज्य की भी उतनी शक्ति हो, उसे संघात्मक कहेंगे। उसे क्या बोलेंगे, संघात्मक। यानी कि हम कह सकते हैं, मैथ के भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि केंद्र इक्वल टू राज्य, यानी कि केंद्र की शक्तियां भी बराबर हो और राज्य की शक्तियां भी बराबर हो। समझ रहा है। और जैसे संघात्मक व्यवस्था में जैसे आपका आ जाएगा यूएसयू, अमेरिका में ऐसा ही होता है। अमेरिका में संघात्मक है, यानी कि फेडरल है। वहां का शासन व्यवस्था रूप कैसा है, फेडरल है। संघ को भी उतना ही पावर है, उतना ही पावर राज्य को है। लेकिन भारत में कैसा है, हम उसको अध्ययन करेंगे। समझ रहे। अब सबसे पहले इसको समझना है, इसके बाद ना हम डिफरेंस जब बताएंगे, अंतर जब बताएंगे तो खुद समझ में आ जाएगा कि अगर फेडरल और यूनिटरी में क्या डिफरेंस है। एकात्मक, यूनिटरी, इंग्लिश में एकात्मक को यूनिटरी कहा जाता है। जब केंद्र की शक्ति जो है पावरफुल हो जाता है, किससे, जब केंद्र जो है पावरफुल हो जाता है राज्य से, तो उसे एकात्मक कहा है। यानी कि यहाँ केंद्र होता है, राजवाज कुछ नहीं होता है। जिस देश में अगर केंद्र हो और राज नहीं हो, उसी को क्या बोलते हैं, एकात्मक। ऐसे समझिएगा। यानी कि केंद्र जो है, हम क्या बोले कि केंद्र, जिस देश में केंद्र हम राज ना हो, मतलब ऐसे समझिएगा, मोटी तौर पर ऐसे समझिएगा कि राज होगा लेकिन राज को कोई वैल्यू नहीं देगा, उसमें केंद्र पावरफुल रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, एकात्मक कहेंगे। जैसे ब्रिटेन में यही होता है, राज वहां कुछ नहीं कर सकता, वहां केंद्र में ही सब चीज होता है। यानी कि देखो, जैसे देखिए ऐसे समझिए, अगर बिहार एक राज्य है और भारत में जैसे हमारे मोदी साहब, हमारे नरेंद्र मोदी साहब, वो हमारे केंद्र में है। तो केंद्र में अगर पीएम अगर पावरफुल और सीएम का कुछ बातें ना सुने, अगर सीएम का बात ही नहीं सुने, सीएम का कोई वैल्यू नहीं ना रहे, तो समझ जाएगा कि केंद्र वहां एकात्मक शासन व्यवस्था है। हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको कह रहे हैं, ऐसा हम नहीं बता रहे, ठीक है। ऐसा नहीं है भारत में, समझ रहे हैं। तो ये कैसा है, ब्रिटेन में केंद्र अगर पावरफुल हो जाए राज्य से, तो उसको क्या बोलेंगे, एकात्मक शासन व्यवस्था कहेंगे। अब हम लोग इसका अंतर समझने, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेडरल एंड यूनिटरी। आखिर फेडरल और यूनिटरी में क्या डिफरेंस है, इसको हम लोग ऐसे समझेंगे कि सबसे पहले केंद्र की शक्ति और राज्य की शक्ति दोनों बराबर होगा। फेडरल में हम क्या बोल रहे हैं कि बार बार इंग्लिश इसका समझिएगा, इंग्लिश न कि हिंदी में कंफ्यूज कर जाइएगा। कोई चीज ऐसा होता है कि इंग्लिश समझना है और कोई चीज ऐसा होता है कि उसका हिंदी को पकड़ के रखना है। तो दोनों समझ के चलना, बाइलिंगुअल करके चलना है, नहीं तो बहुत जो है आपको समझ में नहीं आएगा। तो फेडरल में क्या होता है, केंद्र की शक्ति और राज्य की शक्ति दोनों क्या होती है, बराबर होती है। और जबकि यूनिटरी में क्या होता है, केंद्र की शक्ति ज्यादा होता है और राज्य की शक्ति कम होता है। मतलब वहां जो है केंद्र सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, राज्य को वैल्यू ना के दिया, मतलब राज्य को कहेगा कि ले 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 ले। जैसे देखिए पुदीना वाला गाना सुने हैं, पुदीना वाला,
लिली पुदीना कौन सी, अच्छा छोड़िए हटाइए। जैसे मान लीजिए एक बड़ा आदमी है, कोरोना में आप देखे होंगे कि बहुत जो है कंबल बांट रहा है, खाना बांट रहा है। तो मान लीजिए हम खाना बांटने गए तो हमारे जितने भी थे गरीब भाई सब जो फुटपाथ पर सोए थे उनको हम बांट रहे हैं। अब हम 40 पैकेट लेकर गए हैं और खाना लेने वाला 50 आदमी है, तो हम पहले घर से गए थे 40 पैकेट ही लेकर, सोचेंगे 40 गो ही है। अब क्या हुआ कि हम सबको देना 40 आदमी को होगा। अब 10 आदमी जो बच जाएगा वो हमारे ऊपर डिपेंड है, देंगे या ना देंगे, हम किसको देंगे वो हमारे ऊपर डिपेंड है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो उसी तरह केंद्र है, यहाँ यूनिटरी व्यवस्था है कि केंद्र में बोलेगा क्या ठीक है हमारा मर्जी है, तुमको शक्ति देंगे, राज्य को शक्ति देंगे, ठीक है, नहीं देंगे तुम जैसे बोलेंगे वैसे रहना, ठीक है। तो उसको यूनिटरी कहा गया। दूसरा बोलता है कि केंद्र प्रांत के बीच शक्तियों का संवैधानिक विभाजन होता है। यह संघात्मक व्यवस्था में होता है, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का संवैधानिक विभाजन, संविधान के अनुसार विभाजन होगा। बोलेगा कि केंद्र को बोल देगा कि केंद्र भैया सुनिए, जैसे भाई और भाई में जैसे बंटवारा नहीं होता, उसी तरह केंद्र और राज्य में बंटवारा होगा अगर संघात्मक होगा। केंद्र को बोलेगा कि तुम फैलाना विषय पर तुम कानून बनाएगा, राज्य को बोलेगा तो तुम ढकाना विषय पर तुम कानून बनाएगा। समझ रहे? तो जो केंद्र जिस विषय पर कानून बनाएगा उसको संघ सूची में रखा गया। उसको मतलब अब देखिए कोई लिस्ट जारी करेगा ना कि संघ को बोल देगा, केंद्र को ही संघ बोलते हैं, केंद्र को बोल देगा कि तुम फलाना विषय पर कानून बनाना, इसको बोलेगा तुम फलाना विषय पर कानून बनाना। तो जो एक सूची तैयार करेगा, तो जो सूची तैयार किया उसको संघ सूची कहा गया। तो राज्य का भी एक सूची तैयार कर देगा, और सूची तैयार कर देगा, उस सूची को राज्य सूची कहा गया। और जब दोनों मिलकर कानून बनाएगा, जैसे नदी विवाद, जल विवाद, ठीक है, जल विवाद क्या होता है कि दो राज्यों के बीच जल विवाद होगा तो कौन कानून बनाएगा? केंद्र बनाएगा, बनाना चाहिए। ऐसे ही समझिए ना, उसको नदी विवाद को हम बाद में पढ़ाएंगे, अगला जब केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध के बारे में जब चर्चा करेंगे तो वहां हम नदी जल विवाद के बारे में चर्चा करेंगे। तो जब अगर दोनों मिलकर ऐसा विषय जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाएगा उसको समवर्ती सूची कहा जाता है। तो उसी तरह अगर संघात्मक शासन व्यवस्था रहेगा तो केंद्र प्रांत के बीच शक्तियों का संवैधानिक विभाजन होगा। मतलब उसमें कह देगा फैलाना विषय पर केंद्र का कानून बनाएगा, उसको संघ सूची के अंतर्गत रखेगा, और फैलाना विषय पर राज्य कानून बनाएगा, उसको राज्य सूची के अंतर्गत रखेगा। अगर दोनों मिलकर कानून बनाएगा जिसमें केंद्र पूछेगा राज्य से, राज्य पूछेगा केंद्र से, दोनों मिलकर कानून बनाएगा, उसको समवर्ती सूची के विषय में सूची में रखा जाएगा। ठीक है, ये समझ रहे हैं? जबकि शक्तियों केंद्र में निहित होते हैं। और इसमें एकात्मक होगा तो इसमें सारा पावर तो कहाँ है? केंद्र है। तो जो भी कानून बनाएगा केंद्र ही बनाएगा, राज्य कुछ भी हो हमको भाड़ में जाए कोई प्रॉब्लम। अब जैसे मान लीजिए हम घर के बड़े बुजुर्ग हैं, अब हम लागू कर दिए, हम जो है 80 साल पुराना बुजुर्ग हैं, अब 80 साल पुराना बुजुर्ग हैं, सब घर में लागू कर दें कि भाई कोई नहीं देखेगा मोबाइल, कोई नहीं देखेगा फोन वगैरह, कोई नहीं देखेगा। तो सब देखेगा तो नयका सब छड़वन सब धतराएगा कि कखनी हमारा बाबूजी टपक जाए। समझ रहे? तो उसी तरह शक्तियां जो केंद्र में निहित होता है, यही प्रॉब्लम होता है। केंद्र जो है अपना कानून बना देगा, एकात्मक में केंद्र अपने लिए कानून बना सकता है, राज्य कुछ भी हो भाड़ में जाए उससे कोई मतलब नहीं। समझ रहे? ऐसा भी हो सकता है यूनिटरी में, मतलब शक्तियां केंद्र में निहित होती है। इसमें द्विस्तरीय सरकार होती है। फेडरल में जो है द्विस्तरीय सरकार होती है। कैसे समझिएगा? मतलब राज्य का अलग सरकार और पूरे केंद्र का अलग सरकार। क्या भारत में ऐसा है? हाँ, भारत में भी ऐसा है। केंद्र में अलग सरकार है और राज्य में अलग सरकार। उसी तरह अमेरिका में भी है, केंद्र की अलग सरकार और राज्य में भी अलग सरकार। जबकि एकात्मक शासन व्यवस्था में एक ही सरकार होता है, एकल सरकार। यानी कि एकात्मक का एग्जाम्पल अगर देखना है तो ब्रिटेन, यानी कि जो ब्रिटेन में जो है किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? एकात्मक शासन व्यवस्था। और यूएसए में कैसा है? फेडरल है, यानी कि संघात्मक है। इन दिस क्लियर पॉइंट, एकल सरकार रहेगा, केवल केंद्र का ही सरकार रहेगा। और चौथा जो एग्जाम्पल है, डिफरेंस है, वो दोहरा संविधान है। यानी कि अगर अमेरिका में 50 राज्य हैं तो 50 राज्य हैं तो सरकार कितना होगा? 50 सरकार होगा। कितना सरकार होगा? 50 सरकार, और एक केंद्र का 51 सरकार होगा वहां। यानी कि दोहरा सरकार। यहाँ जो है द्विस्तरीय सरकार होती है, 2 स्तर पर होती है, एक राज्य में और केंद्र में। समझ रहे हैं? और
दूसरा हुआ, चौथा जो आपका डिफरेंस दिखा रहे हैं वो दोहरा संविधान होगा। राज्य का अलग संविधान होगा और केंद्र का अलग संविधान होगा, दोहरा संविधान होगा। जबकि एकात्मक शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं होगा। समझ रहे? इसमें दोहरी नागरिकता रहेगा। दोहरी नागरिकता मतलब राज्य का कोई, जैसे हम लोग अभी क्या है कि हम लोग कहाँ का नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, भारतीय नागरिक हैं। लेकिन वही अगर भारत में ही अगर दोहरी नागरिकता रहता तो हम लोग को कहना पड़ता कि हम बिहार का नागरिक है। हम कहाँ का नागरिक हैं? बिहार का नागरिक। और इसके बाद बोलते हैं पहले कि बिहार का नागरिक के साथ साथ भारत का भी नागरिक, यानी कि दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता है संघात्मक अगर रहता। संघात्मक में जो है, क्या भारत में संघात्मक है तो देखिए यहाँ दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? नहीं है रे बाबा, नहीं है दोहरी नागरिकता का प्रावधान। तो हम कह सकते हैं कि भारत की शासन व्यवस्था संघात्मक है क्या? यहाँ हम बिहार के नागरिक कभी बोलते हैं कि हम बिहार के नागरिक हैं? जब भी बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि भारत के नागरिक हैं। तो इसका मतलब हम एकल नागरिकता है, तो एकल नागरिकता मतलब एकात्मक है। समझ रहे हैं? भारत की हम ये कह सकते हैं कि भारत की जो है शासन व्यवस्था एकात्मक है। एकात्मक इसलिए है क्योंकि यहाँ एकल नागरिकता है। भारत में एकल नागरिकता है, केवल भारत का ही नागरिक हो सकता है, कोई राज्य का नागरिक नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं कि भारत का जो है शासन व्यवस्था एकात्मक है? तो नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते? और भी तो देखना है ना। क्या भारत में जो है शक्तियां केंद्र में निहित है? नहीं है। तो इसलिए भारत की शासन व्यवस्था यूनिटरी भी नहीं है, यानी कि एकात्मक भी नहीं है। एक ही चीज देखने से थोड़ी होगा, एक ही चीज तुलना करके थोड़ी हम कह सकते हैं। कोई ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं कि नहीं तुम जो है काला है इसलिए तुम नहीं मोटा सकता है। एक ही चीज तुलना थोड़ी कर सकते हैं। तुम काला है इसलिए तुम जो है पढ़ने में तेज नहीं हो सकता। तो एक चीज तुलना करके दूसरा चीज का तुलना नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो अब जो छठा है वो लिखित, कठोर और सर्वोच्च संविधान होता है। जो संघात्मक व्यवस्था में जो संविधान होता है लिखित होता है, कठोर होता है, सर्वोच्च होता है। मतलब संविधान सबसे ऊपर होता है, सर्वोपरि संविधान होता है। जबकि एकात्मक व्यवस्था में ऐसा नहीं होता। अनिवार्य नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब गईयों में हो, बरदबू में हो। समझ रहे? तो ये था संघात्मक और एकात्मक। इसको समझिएगा तभी आपको अनुच्छेद 1 समझ में आएगा। समझ रहे हैं? तो अब जो है अब परिसंघ के बारे में ये समझ रहे हैं। तो फेडरल और यूनिटरी में क्या डिफरेंस है? तो फेडरल यानी कि केंद्र बराबर राज्य, और यूनिटरी में क्या होता है? केंद्र इज ग्रेटर देन राज्य, मतलब केंद्र की शक्तियां जो है राज्य से ज्यादा होती है। फिर दूसरा है, इसमें जो है आपका केंद्र प्रांत के बीच संवैधानिक विभाजन होता है। संवैधानिक विभाजन किस आधार पर होगा? बोलेगा कि जो है फलाना चीज पर तुम केंद्र कानून बनाएगा और फलाना चीज पर राज्य कानून बनाएगा। तो जो केंद्र बनाएगा उसको संघ सूची के अंतर्गत रखा गया, और जो राज्य कानून बनाएगा उसे राज्य सूची के अंतर्गत बनाएगा, और जो दोनों मिलकर जिस विषय पर कानून बनाएगा उसे समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया। और जबकि यूनिटरी यानी कि एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या, सारी शक्तियां केंद्र में निहित है। समझ रहे? तो द्विस्तरीय सरकार, एकल सरकार, मतलब दोहरा नागरिकता, इसमें दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, दोहरा संविधान, एकल संविधान, लिखित, कठोर, सर्वोच्च, इसमें अनिवार्य नहीं है। समझ पा रहे हैं? ये था आपका फेडरल और यूनिटरी में डिफरेंस। अब हम लोग समझते हैं परिसंघ यानी कि कन्फेडरल। इसको कन्फेडरल कहा जाता है। परिसंघ क्या होता है? ये मधुमक्खियां छत्ता जैसा है। जब छोटे छोटे मधुमक्खी जुड़कर अपनी थोड़ी थोड़ी मध, मतलब मध समझ रहे? थोड़ी थोड़ी मध मतलब मधु को देकर एक बड़ा सा छत का निर्माण करता है, उसे कन्फेडरल कहा जाता है। समझ रहे? तो उसी तरह जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां दे देगा, बोले ले 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 ले, थोड़ी थोड़ी शक्तियां दे देता है, तो केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करता है, उसी को हम लोग कन्फेडरल कहते हैं। तो एक बात बताओ, मधुमक्खी जब अपना मधु दे रहा है तो इसका मतलब कभी भी वो छोड़ सकता है मधु, वो अपना मर्जी पर टिका हुआ रहता है। तो परिसंघ बहुत ही कमजोर होते हैं, कोई भी राज्य आसानी से अलग हो सकता है। इसको एकदम मधुमक्खी छत्ता के समान समझना है। मतलब क्या होता है? मधुमक्खी में क्या होता है? छोटे छोटे मधुमक्खी अपना मध देकर, मतलब अपना मधु देकर वो क्या करता है? एक छत्ता का निर्माण करता है। तो परिसंघ भी एक छत्ता जैसा होता है। समझ रहे? तो कन्फेडरल, इंग्लिश याद रखना है इसका, इंग्लिश कन्फेडरल, परिसंघ को क्या बोला जाता है? कन्फेडरल। तो अब हम लोग समझते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा? संघात्मक देखा, एकात्मक देखा, परिसंघ को देखा, यानी कि कन्फेडरल को देखा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं आराम से।
हम लोगों ने समझा कि यूएसए का संविधान संघात्मक है, एकात्मक है, फिर परिसंघ के बारे में समझा। अब समझते हैं कि आखिर भारत का संविधान कैसा है। हम यूएसए के बारे में समझ गए, ब्रिटेन के भी बारे में समझ गए, तो क्या भारत का संविधान को नहीं समझ पाएंगे? तो आइए समझते हैं भारत का संविधान कैसा है। तो भारत का संविधान न ही संघात्मक है न ही एकात्मक है, तो कौन सी है? यूनियन है। याद रखिएगा, यूनियन को हिंदी में संघात्मक कहते हैं, लेकिन इसका इंग्लिश याद रखिएगा, याद कीजिए, फेडरल को भी हिंदी में संघात्मक और यूनियन को भी हिंदी में संघात्मक। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसका इंग्लिश याद कीजिएगा, गा। समझ? तो भारत का संविधान न ही फेडरल है और न ही यूनिटरी है, न ही संघात्मक है, न ही एकात्मक है। तो कैसा है भैया? यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। भारत का संविधान कैसा है? यूनियन है। कैसे कहा गया यूनियन? चलिए आइए हम समझते हैं इसको। तो सबसे पहले संघात्मक क्या कहता है? दोहरी नागरिकता। पहले एक एग्जांपल ऐसे समझे। दोहरी नागरिकता मतलब भारत की अलग नागरिकता। अगर भारत में संघात्मक रहता तो भारत की नागरिकता अलग रहता, हमको यूपी से बिहार जाने के लिए वीजा का जरूरत पड़ता, समझे? तो भारत की अलग नागरिकता होता और राज्य की, यूपी की अलग नागरिकता होता या बिहार की अलग नागरिकता होता। तो उसी तरह क्या हमारा भारत में ऐसा है? एकल नागरिकता है। तो अब जब एकल नागरिकता तो एकात्मक हो जाता है। कह सकते हैं कि भारत का संविधान एकात्मक है? तो एकात्मक भी नहीं है, खाली एक जो है, अगर नागरिकता के आधार पर अगर हम अंतर ढूंढेंगे, अगर नागरिकता के आधार पर भारत के संविधान को देखेंगे तो देखने से मिलेगा क्या एकल है, एकात्मक है। लेकिन ना रे बाबा ना, क्या भारत के संविधान में केंद्र की शक्ति और राज्य की शक्ति बराबर है? बराबर है। क्या केंद्र की शक्ति राज्य की शक्ति से ज्यादा है? नहीं है। तो एकात्मक क्या कहता है कि केंद्र की शक्ति राज्य की शक्ति से ज्यादा होना चाहिए। तो क्या भारत के संविधान में ऐसा है? नहीं है। एक चीज से किसी को तुलना नहीं करना है। तो उसी तरह भारत के संविधान ने, हमारे संविधानविदों ने भारत के संविधान के बारे में यूनियन शब्द का प्रयोग किया। यानी कि भारत क्या है? भारत यूनियन है, संघ है। भारत क्या है? यूनियन है, संघ है। आइए कुछ समझते हैं भारतीय संघ के बारे में कई विद्वान क्या कहते हैं। तो इसको आप सिर्फ याद रखिएगा। सबसे पहले अंबेडकर साहब ने, और अंबेडकर के साथ साथ संविधान ने, बाबा साहब अंबेडकर, और हमारा भारत के संविधान कहता है कि भारत का संविधान कैसा है? यूनियन है, यानी कि संघ है। इसके बाद फिर हमारे केसी वेलर साहब विद्वान हैं, वो कहते हैं कि भारत का संविधान जो अर्ध संघात्मक है, क्वासी फेडरल है। इस सबको याद रखना है। इसका हम पूरा एकदम बढ़िया से विस्तार करेंगे अगला वीडियो में। अगला वीडियो मतलब क्या और आएगा, आगे हम लोग इसको बढ़िया से विस्तार करेंगे, क्या क्या अर्ध संघात्मक क्यों कहा गया। फिर कहते हैं आयोर जेनिंगसन साहब कहते हैं कि एकात्मक लक्षणों वाला संघ है। इंग्लिश में देखिए, फेडरेशन विथ यूनिटरी फ्यूचर। समझ रहे हैं? फिर सौदेबाजी का संघवाद कहा मोरिस जॉनसन ने। अब इसका भी देखिए, ये सौदेबाजी का संघ क्यों कहा, इसका भी अपना मत होगा, और इसके मत को काटेंगे तो हमारा भी व्यूज होगा। समझ रहे हैं? तो ये सब तो जो है मेंस का टॉपिक्स है। तो हम लोग इसका केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और जो ग्रेनविल ऑस्टिन जो साहब थे, ग्रेनविल ऑस्टिन साहब ने कहा भारत का संविधान जो सहकारी संघवाद है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये सहकारी संघवाद क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। समझ पा रहे? तो आप, यानी कि भारत का संविधान कैसा है? तो यूनियन है। यूनियन समझिएगा, इंग्लिश समझना है, हिंदी नहीं समझना है इसका। समझ रहे? भारत का संविधान कैसा है? यूनियन है। यानी कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 में भारत जो है राज्यों का संघ है। भारत जो है राज्यों का संघ है। यूनियन में जो है राज्य जो है केंद्र से कभी टूट नहीं सकता है, केंद्र से कभी टूट नहीं सकता है। समझ रहे हैं? तो हमारा भारत का संविधान कैसा है? यूनियन है, यानी कि संघीय है, संघात्मक है। संघात्मक को इंग्लिश में कैसा? तो यूनियन समझना, नॉट फेडरलिज्म। समझ रहे हैं? तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हम लोग छोटे छोटे परिभाषा यानी कि छोटे छोटे शब्दों को समझेंगे। अब अगला वीडियो जो आएगा अनुच्छेद 1 से एकदम सारगर्भिक तरीका से समझेंगे। अनुच्छेद 1 क्या है, अनुच्छेद 2 क्या है, 3 यानी कि संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र बने, जो भाग 1 है। कितने भाग थे? 22 भाग। हमने आपको बताया था 22 से बढ़कर 25 हो गया, लेकिन मूल संविधान में 22 भाग थे, हमने आपको बताया था।
तो ये जो है अब हम क्या करेंगे कि जैसे हम अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक पढ़ा देंगे ना, तो इसमें जो है आपसे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में, चाहे कोई भी पीसीएस यूपी पीसीएस बीपीएससी, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनको जो है हम आपको प्रैक्टिस सेट के तौर पर आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। और जितने भी जो है यूपीएससी में अगर भाग 1 से जितने भी क्वेश्चन मेंस में पूछे गए उसका भी हम डिस्कशन कर देंगे, और हम लोग इसके बाद आगे बढ़ेंगे। यानी कि साथ में पढ़ना भी है और साथ में प्रैक्टिस भी करना है। तो ये था आपका आज का क्लास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए और स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।